तो आज के क्लास में फिलिप्स कर्व देखते हैं। तो सबसे पहले फिलिप्स कर्व की कुछ एजुम्पशन समझते हैं। तो इसमें एजुम्पशन है कि प्राइस स्टिकी है और दूसरा एजुम्पशन है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट इज डिफाइंड एंड ऑब्जर्वेबल। मतलब वर्कर भी नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट को देख सकता है और फर्म भी देख सकता है। वर्कर हैव कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन बाई बराबर एल टाइप का है, जहाँ पर डी वाई बाई डी एल बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एल बराबर ए इस टाइप का है। ये हम देख सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये सब इक्वल होता है। वर्कर कैन ऑब्जर्व इन्फ्लेशन ओनली आफ्टर टाइम लैग। तो ये हम देख सकते हैं ये सारा एजुम्पशन है वो हमारा नियोक्लास्टल का है। नियोक्लास्टल हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो उसी टाइप का ये सारा एजुम्पशन है। उसी तरह से फिफ्थ है मार्केट है इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये भी नियोक्लास्टल में एजुम्पशन था। और यहाँ पर हम प्राइस फ्लिप कर्व, दो फ्लिप कर्व पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं सिंपल फ्लिप कर्व और दूसरे को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन और रोमेंटेड फ्लिप कर्व। तो इसे हम सबसे पहला फ्लिप कर्व, जिसमें सिंपल फ्लिप कर्व में हम नो रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन मानकर चलेंगे, ये एजुम्पशन है। तो ये आर्थर फिलिप्स जो है वो 1961 में आर्थर फिलिप्स 1961 में फिलिप्स कर्व दिए हैं और उसमें उन्होंने ब्रिटिश का डाटा लिया है। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड का डाटा लिए 1952 टू 1958 और वहाँ का इन्फ्लेशन का डाटा और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा को लिए हैं और वो फ्लिप कर्व ड्रॉ करते हैं। तो वो जब ये दोनों डाटा को लेते हैं तो वो फ्लिप कर्व कुछ इस तरह से देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा पार्टी है, पार्टी यहाँ पर हम बोल रहे हैं इन्फ्लेशन। तो पार्टी इन्फ्लेशन मतलब जैसे कोई पार्टी टी टाइम पीरियड में हम इन्फ्लेशन की बात करें तो प्राइस इस टी टाइम पीरियड में प्राइस टी क्या था, पिछले टाइम पीरियड में प्राइस क्या था भाई, पिछले टाइम पीरियड में प्राइस ये होता है इन्फ्लेशन इन टाइम पीरियड टी की बात करें पार्टी। और यहाँ उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को लिया था, तो उन्होंने बोला कि एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है यूएन। और जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में ग्राफ बनाया 1952 और 1958 डाटा को लेकर इंटरपोलेट करते हुए, तो उनका ग्राफ कुछ इस तरह से आया। मतलब ये नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है, यहाँ पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनका ग्राफ कुछ इस तरह से आया। तो इसे उन्होंने सिंपल फ्लिप कर्व कहा है, इसे सिंपल फ्लिप कर्व कहा गया है। और ये मेनली बिजनेस साइकिल पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं जैसे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जब रहता है मार्केट में, तो उस समय हमारा जो इन्फ्लेशन होता है वो जीरो होता है। लेकिन जैसे ही हमारा अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में कम होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है मतलब आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग रहा है, जबकि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पर है, लेकिन ज़्यादा अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, तो हमने क्लास्टल में पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है तो वेज जो वर्कर है वो ज़्यादा वेज की मांग करने लगते हैं, वर्कर ज़्यादा वेज की मांग करने लगते हैं। तो फर्म ज़्यादा वेज तो देता है, लेकिन फर्म साथ में ही प्राइस जो होता है वो हमने देखा था म्यू इंटू 1+A, ये हमने देखा था कि बेज बाई प्राइस, रियल बेस का प्राइस जो होता है वो बढ़ा देता है। मतलब वो जैसे जो फर्म होता है जो प्राइस फिक्स करता है 1+μ इंटू W/8 के आधार पर प्राइस फिक्स करता है। तो अगर वर्कर ज़्यादा बेज मांग रहे हैं, क्यों ज़्यादा हम बेज मांग रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम है, वर्कर को पता है
कि ट्रम लोग बेरोजगार हैं, तो इसके कारण उनका जो मानने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। इस कारण से प्राइस हो जाता है बढ़। तो इसके कारण इन्फ्लेशन हम देख सकते हैं, इधर बढ़ते हैं तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं यूटी का वैल्यू लेस देन यूएन रहता है तो इस समय हमारा इन्फ्लेशन होता है पॉजिटिव, और यूटी बराबर जब यूएन होता है तो इस समय हमारा इन्फ्लेशन होता है जीरो। कि इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यूटी टाइम पीरियड टी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए तो उस समय बार्गेनिंग पावर फर्म का बढ़ जाएगा, बार्गेनिंग पावर बढ़ कर कम हो जाएगा तो वर्कर कम बेस डिमांड करेंगे, और कम बेस डिमांड करेंगे तो फर्म जो है वो प्राइस को इस फार्मूला के आधार पर देखिए कम कर देगा। तो उस समय देखते हैं इन्फ्लेशन हमारा क्या हो जाता है, प्राइस हो जाता है कम जाता है। प्राइस हम कम होते हुए देख सकते हैं। तो U2 मोर देन अनएम्प्लॉयमेंट मोर देन रहता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमारा इन्फ्लेशन निगेटिव हो जाता है। ये निगेटिव इन्फ्लेशन को ही डिफ्लेशन कहते हैं, इसे डिफ्लेशन कहते हैं। आगे हम बताएंगे कि डिस्फ्लेशन क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डिफ्लेशन जो होता है वहाँ पर इन्फ्लेशन निगेटिव हो जाता है, इकोनॉमी में प्राइस कम होने लगती है सारा चीज़ का। लेकिन डिस्फ्लेशन हम आगे बताएंगे, देखिए उसमें क्या अंतर है डिफ्लेशन, सब वो आगे समझ में आएगा। तो हमने ये पूरी चीज़ को देखा तो ये समझ में आया कि ये हमारा बिजनेस साइकिल पर डिपेंड करता है। जिसे बिजनेस साइकिल में इस रेंज में आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो प्राइस हमारा बढ़ रहा है, ये बिजनेस साइकिल रहता है। इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट घट रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और प्राइस कम हो रहा है। तो ये सिंपल फ्लिप कर्व जो है बिजनेस साइकिल पर आधारित है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड फ्लिप कर्व पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड, मतलब एक्सपेक्टेशन को भी उसमें जोड़ दिया गया है, एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फ्लिप कर्व। तो एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फ्लिप कर्व क्या है, आगे हम ये देखते हैं। तो एक्चुअल में ये जो हमने फ्लिप कर्व पढ़ा था इस टाइप का, यहाँ पर इन्फ्लेशन था और यहाँ पर नेचुरल, यहाँ पर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट था, एक्स पर अनएम्प्लॉयमेंट था। तो हमने इसमें देखा कि बिजनेस साइकिल पर आधारित होता है। लेकिन 1973 में जब पहला सप्लाई शॉर्ट लगा तो उस समय देखा गया कि हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है, इस रेंज में आ जाता है हमारा प्रोडक्शन। लेकिन इस समय भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन है इस समय भी। तो ये सप्लाई शॉर्ट के कारण होता है क्योंकि इनपुट मार्केट महंगा हो जाता है। तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फ्लिप कर्व दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखिए। तो अब बोला गया है कि हमने इसमें इस समय जैसे सिंपल फ्लिप कर्व था, तो इस समय जो इन्फ्लेशन है उसका फार्मूला कुछ इस तरह दिया गया था, पाई टी बराबर माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा रिस्पॉन्सिवनेस है, यू टी माइनस यू एन। क्या दिया गया था, पाई टी मतलब इन्फ्लेशन एट टाइम पीरियड टी बराबर माइनस अल्फ़ा इंटू यू टू माइनस यू एन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब यू टी यू एन के बराबर हो, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर हो, तो इन्फ्लेशन हमारा जीरो हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये वैल्यू यू टी की वैल्यू कम होती थी
तो ये हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इस रेंज में हम आ जाते थे। और ये जब यूटीटी वैल्यू जब बढ़ती थी तो हम देखते हैं इस रेंज में आ रहे थे। तो ये तो सिंपल फिलिप कर्व का इक्वेशन था। अब हम आगे पढ़ते हैं एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। तो इसमें बोला गया कि जो पाई का वैल्यू है, इन्फ्लेशन का वैल्यू है, इस फॉर्मूला में एक्सपेक्टेशन को शामिल कर दिया गया है कि मार्केट में इन्फ्लेशन का क्या एक्सपेक्टेशन है। तो इसको इस तरह से शामिल किया गया है, पाई टी इंटू ई माइनस अल्फ़ा इन यू टी माइनस यू एन। देख रहे हैं कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, क्योंकि बढ़कर तो पता चल रहा है कि सप्लाई शॉर्ट लग रहा है, प्राइस फर्म वाला बढ़ाएंगे। तो वहाँ पर देखिए होता क्या है कि बढ़कर ज़्यादा प्राइस की मांग करते हैं, ज़्यादा वेज की मांग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। जबकि इसी समय में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया है, तब पर भी वो प्राइस की ज़्यादा मांग करते हैं। इस कारण से हम देखते हैं कि फर्म भी प्राइस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो टर्म आया है ये पाई टी ई जो है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, एक्सपेक्टेशन इन मार्केट अबाउट इन्फ्लेशन है। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इसका भी रोल रहता है, बिजनेस साइकिल का भी रोल रहता है। ये बोला जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन कम होता है, लेकिन ये निगेटिव में नहीं जाता है। मेनली ये कहने का मतलब है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये समझते हैं। तो हमने एक एज्यूम्पशन माना था, जैसे शुरुआत में हमने एज्यूम्पशन पढ़ा था, तो इसमें एक एज्यूम्पशन था एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का। इसमें एक एज्यूम्पशन हमने पढ़ा था, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, वर्कर कैन ऑब्जर्व इन्फ्लेशन ओनली आफ्टर अ टाइम लैग। और हमने बोला था न्यू क्लास्टरल एज्यूम्पशन है। तो यहाँ देखिए वर्कर कैन ऑब्जर्व इन्फ्लेशन ओनली आफ्टर अ टाइम लैग। तो ये इन्फ्लेशन को ये ऑब्जर्व किया तो बोलेगा हमें ज़्यादा वेज चाहिए, और जब ज़्यादा वेज चाहिए तो फर्म प्राइस बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने बात कर रहा था एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का। तो अब देखिए जब एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन होता है तो उस एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हमने न्यू क्लास्टर में पढ़ा था, वेटेड एवरेज के आधार पर करते हैं। लेकिन मान लेते हैं अभी के लिए कि हमारा एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन जो है इन्फ्लेशन का, मान लीजिए पिछले साल का मान लेते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं इन्फ्लेशन जो पिछले साल का है। तो इसे लिख सकते हैं पाई टी माइनस 1। तो उस समय हमारा इक्वेशन हो जाएगा इस तरह से, पाई टी माइनस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू यू टी माइनस यू एन। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ये इक्वेशन में हम ये इसका वैल्यू पुट किए यहाँ पर, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया है। अब यहाँ पर ये समझिए, समझने की बात ये है कि अगर हम यू टी मोर देन यू एन होता है, जब यू टी मोर देन यू एन हो तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव। ये नेट वैल्यू हमारा हो जाएगा निगेटिव। तो हमारा जो पाई टी की वैल्यू होती हमारा इन्फ्लेशन टाइम पीरियड टी में, नेक्स्ट टाइम पीरियड में जो होगा वो हमारा कम होगा पाई टी माइनस 1 से। तो ये जो सिचुएशन होता है इसे बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन।
डिफ्लेशन जो होता है, डिफ्लेशन हमने पिछले कुछ समय पहले पढ़ा था, तो उसमें इन्फ्लेशन जो होता है वो निगेटिव हो जाता है, लेकिन डिसफ्लेशन में निगेटिव नहीं होता है, ये जो पॉजिटिव ही रहता है, सिर्फ पिछले साल की अपेक्षा इन्फ्लेशन कम हो जाता है। इस तरह से समझ सकते हैं। अगर जैसे 2010 में मान लीजिए प्राइस 10 रुपया किसी चीज़ का रहा है और 2012 में मानिए प्राइस हो जाता है 12 रुपया, 20% मानिए इन्फ्लेशन रह रहा है, और 2013 में प्राइस मान लीजिए 13 रुपया हो गया है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस बढ़ने का स्पीड क्या हो गया है, कम हो गया है। तो डिसइन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ता है, लेकिन प्राइस बढ़ने का स्पीड कम हो जाता है। उसी तरह जब यूटी बराबर यूएन होगा, जब यूटी बराबर यूएन होगा, तो इस वैल्यू की टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। उस समय पाई टी बराबर पाई टी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, जब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, तो उस समय बात किया जाए तो इन्फ्लेशन चेंज नहीं हो रहा है। अब तीसरा केस ये देख सकते हैं कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। मानिए टाइम पीरियड टी में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम देखते हैं इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ये नेट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं पाई टी का जो वैल्यू है वो मोर देन पाई टी -1 हो जाएगा। तो इसे हम बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन। यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन इस समय में जब यूटी बराबर यूएन था, तो उस समय हमारा इन्फ्लेशन पिछले समय के बराबर ही था। तो इससे हम बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हम बोलते हैं नैरो, इसे बोलते हैं नैरो। तो ये एक्चुअल में नैरो जो होता है यूटी बराबर यूएन है, तो इसे हम बोल सकते हैं ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को ही नैरो कहा जा रहा है। तो अब हम इसे ग्राफ की मदद से देखें तो वो कुछ इस तरह से, हमारा ग्राफ की मदद से अगर हम इसे देखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से हमारा आ रहा है। जैसे यहाँ पर पाई टी है और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट टाइम पीरियड टी में है, और ये हमारा पाई टी एक्सपेक्टेड है, ये हमारा पाई टी एक्सपेक्टेड है। इसे हम बोल सकते हैं पाई टी -1 बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक लाइन ये हुआ, ये हमारा किसका है, पाई टी -1, जिसे हम पाई टी एक्सपेक्टेड बोले हैं, ये इसका ग्राफ है। अब देखिए ये नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए ये पाई टी -1 जो है पाई टी एक्सपेक्टेड है, और हम इन्फ्लेशन का हम अनएम्प्लॉयमेंट से जब ग्राफ बनाए और इस इक्वेशन के आधार पर हम बना रहे हैं, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जब यूटी की वैल्यू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर होता है, तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो पिछले साल के बराबर होता है। ये सारा जो स्टोरी हमने पढ़ा है ये हमारा शॉर्ट रन की स्टोरी है। ये सारा स्टोरी हमने पढ़ा है शॉर्ट रन का स्टोरी। तो लॉन्ग रन स्टोरी में क्या हो रहा है ये समझते हैं। तो जैसे शॉर्ट रन स्टोरी में सबसे पहला केस हम देखें, जैसे अगर हम इसे न्यू क्लासिकल से मिलाकर देखते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर हमारा आउटपुट है, तो ये एएस कर्व है, ये हमारा एडी कर्व है, एएस कर्व है, ये हमारा एडी कर्व है।
तो हमारा एडी टर्म मानिए बढ़ जाए, हमारा गवर्नमेंट को ऐसा पॉलिसी चलाए या किसी भी कारण से एडिटेड डिमांड हमारा क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो जैसे ही हमारा एडिटेड डिमांड बढ़ जाता है तो हम देख ये मानिए इस ये पॉइंट मान लीजिए ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये हमारा मान लीजिए एडिटेड डिमांड बढ़ जाए, तो एडिटेड डिमांड बढ़ जाता है तो हमारा जो आउटपुट है वो नेचुरल रेट से ज़्यादा होने लगता है। तो जब ज़्यादा होने लगता है आउटपुट ये नेचुरल रेट से ज़्यादा होने लगता है तो वर्कर ज़्यादा वेस्ट डिमांड करते हैं और फर्म क्या कर देते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं। तो प्राइस हम देख सकते हैं बढ़ गया है, और प्राइस बढ़ गया इसे हम इन्फ्लेशन मानकर चले समझने के लिए, सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है वो इन्फ्लेशन ही हो रहा होगा। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि शॉर्ट रन पीरियड में हमारा प्राइस गया है बढ़, ये हमारा प्राइस हो गया है, या हम इस इन्फ्लेशन भी से बोल सकते हैं। तो हम जो भी बोल रहे हैं यहाँ पर प्राइस से समझने की कोशिश करते हैं इन्फ्लेशन के जगह पर, क्योंकि प्राइस एक तरह से इन्फ्लेशन से आप समझ सकते हैं। तो प्राइस हमारा गया है बढ़, या इसको बोल सकते हैं हमारा जो इन्फ्लेशन है वो हमारा जो है बढ़, हम आ गए हैं पॉइंट ए पर। और इसी समय हमने ये भी देख रहे थे कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कम हो रहा है। जब एडी बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, तो हम इस पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, प्राइस बढ़ जाता है, ये हमारा शॉर्ट टर्म में होता है। तो अब नेक्स्ट टाइम पीरियड में क्या हो रहा है ये समझते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पीरियड में मार्केट में एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन का भी चेंज हो रहा। तो मान लीजिए इन्फ्लेशन का ये नेक्स्ट टाइम पीरियड में हमारा नेक्स्ट टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, बदल रहा है। पिछले साल का जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है वो हमारा बदल रहा है। तो हमारा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यही चीज़ हमारा हो जाएगा पाई टी प्लस 1 में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो उस समय हम नया फ्लिप कर्व ड्रॉ करेंगे तो कुछ हमारा नया फ्लिप कर्व कुछ इस तरह आएगा। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, नेक्स्ट टाइम पीरियड में आई एस कर्व कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये जो नेचुरल ये जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कम हो रहा है। पहले अनएम्प्लॉयमेंट जितना बढ़ गया था उससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट जितना कम हो गया था उससे ज़रा सा अनएम्प्लॉयमेंट ज़रा सा बढ़ जाता है। तो और प्राइस हमारा बढ़ जाता है। तो हम देखिए यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा और प्राइस दोनों बढ़ेगा। तो हम समझ सकते हैं ए से अब हम ये मानिए A1 है तो हम A2 पॉइंट पर आ जाएंगे, और इसी तरह से IS तरफ शिफ्ट होते रहेगा। और ये तब तक शिफ्ट होता है, हमने न्यू क्लासिकल में देखा था, जब तक कि हम वापस से नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट पर पहुंच ना जाए। तो उस समय हम देख सकते हैं हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वापस अपने ही पोजीशन पर आ जाएगा और प्राइस जो है वो इतना हमारा पहुंच जाएगा, प्राइस और हायर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पर चल जाएगा। ये मानिए देखिए उसके बाद क्या हो, जैसे इस पोजीशन पर हम पहुँचे तो यहाँ पर फिर से हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो हो रहा है वो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पीरियड में। इसे हम बोल सकते हैं ये जो भी इन्फ्लेशन हो रहा वो हो जाएगा पाई टी प्लस 2 एक्सपेक्टेशन। और उस समय फ्लिप कर्व हम दोबारा से इस तरह ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी एस टर्म शिफ्ट होता है तो प्राइस क्या होता है, जब भी एस टर्म शिफ्ट होता है और एस टर्म शिफ्ट इस कारण हो रहा है क्योंकि वर्कर एक्सपेक्टेशन प्राइस बढ़ा रहे हैं, बेच बढ़ाते हैं, और जैसे बेच बढ़ाते हैं तो फर्म प्राइस बढ़ा देता है। एक समय के बाद इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये होता है कि वर्कर जो भी एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ाता है और वर्कर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ाता है, इससे टाउन पे बेच बढ़ता है और उतना ही प्राइस मार्केट में हो जाता है। तो उस समय यहाँ पर इस पॉइंट पर आ जाता है हमारे इक्विलिब्रियम। तो हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसी पोजीशन पर आ जाता है। तो इसी कारण से इस लाइन को लॉन्ग रन फिलिप कर्व कहते हैं। इस लाइन को लॉन्ग रन फिलिप कर्व कहते हैं। और ये लॉन्ग रन फिलिप कर्व में हम देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा सेम लेवल पर बना। यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि कोई भी प्राइस हो रहा था, कोई भी कितना भी इन्फ्लेशन हो रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना बढ़ाया था तो हम A1 डैश पर पहुँचे थे और यहाँ पर हमने पहुँचा था। लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करता तो हम यहाँ नहीं यहाँ पहुँचते, या यहाँ नहीं यहाँ पहुँचते, यहाँ नहीं तो यहाँ पहुँचते। लेकिन पहुँचते हम क्या, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में लॉन्ग टर्म में। तो इन्फ्लेशन सिर्फ बढ़ता है लेकिन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में कोई भी रिलेशन नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि एनी लेवल ऑफ इन्फ्लेशन हो लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा वही रहेगा जो नैरो है। क्या रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट नैरो टू इक्वल। नैरो मतलब हमने बोला था नॉन एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। थैंक यू।